मैं रवीश कुमार। आपने ट्रंप की कैबिनेट का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो इस वीडियो में जरूर देखिए। आपको पता चलेगा तमाम देशों के लोगों को लाइन में लगाकर घरों पर बम गिराकर ट्रंप साहब कितने रिलैक्स हैं। Congratulations. You came into a department that's shut down by the radical Democrats. कैबिनेट की बैठक में ट्रंप जिस तरह से अपने बारे में बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, उससे साफ है कि इन्हें इस बात की चिंता नहीं कि सिलेंडर नहीं मिलेगा तो किसी के घर में खाना नहीं बनेगा, हीलियम नहीं मिलेगा तो अस्पताल की मशीन बंद हो जाएगी। But when, now think of it. ट्रंप मजाक कर रहे हैं कि मुझे तो लगा था कि कच्चे तेल का भाव ऊपर जाएगा और बाजार और गिरेगा। इस पर सभी हंस पड़ते हैं। फिर कोई कहता है वेनेजुएला में ट्रंप की मूर्ति लगने वाली है, तो ट्रंप खुश हो जाते हैं और कहते हैं तेल की बात बाद में करना, पहले बताओ मूर्ति कब लगेगी। Good luck, Scott. Lowering the price of gas in America, so it's a... Forget that. When are they going to do the statue? The hell with you. लोगों के घरों पर बम गिरा रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और ट्रंप जिस तरह से मौज मस्ती में हैं, उससे लगता है नक्शे पर भले दुनिया के तमाम देश खुद को आजाद बताते हैं, लेकिन इस धरती पर कोई आजाद है तो केवल ट्रंप। किसी भी देश पर हमला करने के लिए, किसी भी देश पर बम बरसाने के लिए। कैबिनेट की बैठक से साफ है कि युद्ध समाप्त करने को लेकर ट्रंप कतई जल्दी में नहीं नजर आते। युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति की टाई देखिएगा, जिस तरह से टाई की नॉट परफेक्ट होती है, हर दिन बदल जाती है, उसी तरह से उनके बयान कभी भी बदल जाते हैं। ट्रंप ने खुद ही कहा कि 27 मार्च तक ईरान के एनर्जी प्लांट पर हमला नहीं होगा। अब कह दिया ईरान ने रिक्वेस्ट किया है, इसलिए उसके एनर्जी प्लांट पर हमले की डेडलाइन बढ़ाई जाती है। 6 अप्रैल तक एनर्जी प्लांट पर हमला नहीं होगा। 27 मार्च को यह डेडलाइन खत्म हो रही थी। ट्रंप ने लिख तो दिया है कि ईरान के रिक्वेस्ट पर ऐसा किया जा रहा है, मगर सच्चाई यह है कि ईरान ने मोहलत नहीं मांगी, मगर यह बंदा इस युद्ध के बीच भी मस्तीखोरी कर रहा है। ट्रंप की यह हंसी युद्ध की सच्चाई नहीं है। ईरान ने इस्राइल की क्या हालत कर दी है, इसका सही अंदाजा नहीं, लेकिन इस्राइल के ही अखबार हारिस की रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने इस्राइल की सुरक्षा कवच को भेदना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसके इंटरसेप्टर कम होते जा रहे हैं, कमजोर पड़ते जा रहे हैं। इस्राइल में 5000 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस्राइल के अखबार हारिस ने रिपोर्ट किया है कि ईरान ने 25 दिनों में इस्राइल के ऊपर 470 मिसाइलें दागी हैं। बीच में कुछ दिनों तक हमलों में गिरावट देखी गई, लेकिन अब इसमें फिर से तेजी आ गई है। आईडीएफ ने रिपोर्ट किया है कि 35 क्लस्टर मिसाइलें इस्राइल के एयर डिफेंस को पार कर निकल जाती हैं। 190 शहरी इलाके इस हमले से प्रभावित हैं। इस बीच टाइम्स ऑफ इस्राइल ने रिपोर्ट किया है कि सेना के अध्यक्ष ने कैबिनेट को चेतावनी दी है कि जमीन पर मैन पावर की कमी हो सकती है, यानी सैनिक कम पड़ सकते हैं। इस बीच खबर है कि इस्राइल ने ईरान की मिसाइलें और माइन बनाने के ठिकानों पर हमला किया है। रूस ने बुशहर में ईरान के परमाणु ऊर्जा ठिकानों पर इस्राइल के हमले की निंदा की है। लेबनान में इस्राइल की जमीनी कार्रवाई के और भीषण होने की खबरें आ रही हैं। पिछले 50 वर्षों में 5वीं बार इस्राइल ने लेबनान में जमीनी कार्रवाई की है। आज 27 मार्च है, युद्ध के 28वें दिन। अब यह साफ होने लगा कि ईरान का यूएई पर हमला रैंडम नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं किया कि इसके सैनिक अड्डों का इस्तेमाल ईरान पर हमले में हुआ। यूएई के स्टैंड और ईरान की यूएई को धमकी से साफ है कि इन दोनों देशों की दुश्मनी अब खुलकर सामने आ रही है। नेटो के सदस्य देशों ने इस लड़ाई में युद्धपोत भेजने से मना किया, लेकिन यूएई अपनी नौसेना भेजने की तैयारी में है, तो पर युद्ध को जारी रखना चाहता है। यह राजनीति भी आने वाले 24 से 48 घंटे में आपको दिखेगी। यूएई से अलग कतर की लाइन है कि युद्ध तुरंत समाप्त हो, और कतर ने इस युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया। इससे पता चलता है कि खाड़ी के देशों में एक राय नहीं। गार्डियन की एक रिपोर्ट में लिखा, इससे भी ज्यादा बड़ा झटका आने वाला है।
लोगों को लग रहा है युद्ध रुकने के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं रिफाइनरी के मामले में लंबा समय लग जाएगा, सालों लग सकते हैं। मार्केट को भी नहीं पता क्या होने वाला। ट्रंप के बयानों के बाद कभी कभी मार्केट ऊपर चला जाता है। भारत में भी 2 दिनों तक बाजार ऊपर आया, मगर 27 मार्च को फिर गिरा। सुबह के कुछ घंटों के भीतर 8 लाख करोड़ हवा हो गए। जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है, निवेशकों के 33 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए। मिड कैप शेयर्स में 25 से 45% की भारी गिरावट हुई है। $1 ₹94.80 पर आ गया। एक अनुमान है कि रुपया और कमजोर होगा और $1 ₹98 का भी हो सकता है। तो इसका असर भारत के आयात पर पड़ेगा, सरकार के खजाने पर पड़ेगा, अंत में जनता पर पड़ेगा। देश में पर्याप्त तेल है, गैस है। बार बार कहते कहते सरकार अब बताने लगी कि भारत की तेल कंपनियों को 1 लीटर पेट्रोल पर 24 रुपए और 1 लीटर डीजल पर 30 रुपए का घाटा हो रहा है। खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है। उन्होंने कहा है कि दूसरे देशों में पेट्रोल डीजल के दाम 30 से 50% बढ़ गए, लेकिन मोदी सरकार ने तय किया वह झटका बर्दाश्त करेगी, दाम नहीं बढ़ाएगी। सरकार अपने पैसे से तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई करेगी। हरदीप सिंह पुरी ने लिखा है कि 4 साल तक दाम नहीं बढ़ाया गया, लेकिन मंत्री जी यह बात नहीं बताएंगे कि इस दौरान कच्चे तेल का भाव नीचे भी आया था। रूस से सस्ता तेल खरीदा गया, मगर उसका लाभ जनता को नहीं दिया गया। अब जब घाटा आया है तो अपनी मेहरबानी गिना रहे हैं कि हम दाम नहीं बढ़ा रहे। मंत्री जी को बताना चाहिए था कि 2014 में पेट्रोल पर केंद्र की एक्साइज ड्यूटी ₹9.48 थी और इस समय ₹19.90 हो गई। तो इतना अंतर कैसे आ गया? क्या यह दाम बढ़ाना नहीं? सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, लेकिन इससे पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, केवल तेल कंपनियों को थोड़ी राहत मिलेगी। साथियों, आज सुबह हरदीप पुरी जी ने एक ट्वीट किया और एहसान जताया हम सब पर कि साहब पेट्रोल और डीजल पर से एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम कर दी गई। पढ़ने से ऐसा लगता है कि हमें और आपको राहत मिल गई, हम पेट्रोल भराने जाएंगे तो 10 रुपए सस्ता पेट्रोल मिलेगा। गलत। यह राहत सिर्फ और सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई है और हम और आप जब पेट्रोल भराने जाएंगे तो उतनी ही कीमत देंगे जो कल दे रहे थे। उधर सरकार के मंत्री पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाने के फैसले को लेकर उत्साहित हो गए हैं। ऐसा लगता है कि अगर संकट गहराया तो सारा जोर इसी पर होगा कि दाम तो नहीं बढ़ाया, ताकि लोगों का ध्यान इन सवालों से हट जाए कि भारत ने इस युद्ध का खुलकर विरोध क्यों नहीं किया। पहले तर्क दिया गया कि भारत अगर विरोध करता तो किससे करता और किसे फर्क पड़ता। इसलिए भारत ने केवल की बकवास बंद कीजिए और बेमतलब के थोपे गए इस युद्ध को बंद कीजिए। हमने शुरुआती दिनों में पूछा था, गजा पर इस्राएल की बमबारी के खिलाफ दुनिया भर में जनता सड़कों पर उतर गई। इस बार ऐसा क्यों है कि लंदन से लेकर बर्लिन तक की सड़कों पर सन्नाटा है? इस सन्नाटे में भी कुछ प्रधानमंत्री हैं जो बोल रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का नाम किसी विश्व गुरु की लिस्ट में नहीं आता, लेकिन पेड्रो सांचेज ने ट्रंप के हमले की निंदा की। ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को अपने सैनिक अड्डे का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। क्या इनके पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कोई दूसरा वर्जन है कि ये लोग बोल पा रहे हैं और भारत में सरकार के समर्थक नहीं बोलने को सही ठहरा रहे हैं? अमेरिका समझता है कि भारत को क्या चाहिए। उसे कुछ ना मिले मगर प्रचार के लिए फोटो भेज दो। भारत में अमेरिका का दूतावास प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की पुरानी तस्वीर क्यों ट्वीट कर रहा है? इस ट्वीट में भारत के बारे में ट्रंप का पुराना बयान है कि भारत अमेरिका का इंपॉर्टेंट दोस्त है। पुराने बयान के साथ 1 साल पुरानी तस्वीर ट्वीट किस लिए की गई? क्या पाकिस्तान को मिल रही अहमियत की भरपाई के लिए? अगर यह सोच कर किया गया है तो इससे सामान्य भारतीयों की समझ का मजाक उड़ाया गया है। इस वीडियो को आप देखिए, आप कितनी ही सूचनाओं से गुजरेंगे, आपको समझ आएगा कि कुछ लोगों का गिरोह दुनिया भर की आबादी को भेड़ की तरह हाँक रहा है। इसमें धर्म और राष्ट्रवाद का रोल केवल मूर्ख बनाकर चुनाव जीतने के लिए है, बाकी धंधे की कूटनीति और उसकी भाषा अलग होती है। इसी समय में कुछ देश अब भी हैं जो खुलकर इस धंधे की भाषा और युद्ध के खेल का विरोध कर रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने साफ साफ कहा, मैं गुस्से में हूं। क्यों? जिस किसी के पास पावर है उसे लगता है वह दुनिया का मालिक है। हम किसी के उपनिवेश नहीं, हम आज़ाद हैं। हम सभी को बोलना चाहिए कि अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की, वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाया, क्यूबा में तेल की सप्लाई रोकी, इराक पर हमला किया। ब्राजील बोल रहा है, ग्लोबल साउथ बोल रहा है।
ब्राजील उस ब्रिक्स का सदस्य है जिसके नाम से ब्रिक्स की शुरुआत होती है। भारत ब्रिक्स का चेयरमैन है, ईरान भी इसका सदस्य है। ईरान ने भारत से कहा था ब्रिक्स को भूमिका निभानी चाहिए, मगर ब्रिक्स के चेयरमैन के नाते भारत ने ईरान पर बमबारी की निंदा तक नहीं की। ब्रिक्स की इस वक्त कोई भूमिका नजर नहीं आती। यह बोलने का वक्त है कि युद्ध थोप कर अमेरिका ने अच्छा नहीं किया। यह कहने का समय है कि युद्ध जिसने शुरू किया वही रोके और इस इलाके में शांति की गारंटी दे। ईरान भारी पड़ता जा रहा है, उसके भीतर भी भारी नुकसान हुआ होगा, लेकिन 1 महीने तक वह दुनिया की तमाम शक्तियों से अकेला लड़ता रहा। 1 महीने तक दुनिया को पता नहीं अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया। इस पूरे घटनाक्रम को आप केवल युद्ध की नजर से मत देखिए। जिस तरह से युद्ध में शामिल देश मार्केट की तबाही को नजरअंदाज कर रहे हैं, उससे यह संदेह पैदा होता है इसका एक मकसद यह भी हो सकता है कि दुनिया की आबादी के बड़े हिस्से को गरीबी की तरफ धकेल दिया जाए, ताकि वे मुफ्त अनाज योजना के टुकड़ों पर पलते रहें और पैसे से लेकर पावर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके 4 यारों का कब्जा बना रहे। आप अपने अनुभवों से भी जान सकते हैं कि कैसे हर देश में सरकार का शिकंजा बढ़ता जा रहा है और जनता के अधिकार कम होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मेरी मम्मा ने कहा ना उन्हें आपसे शादी